अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा एक बार फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को मायूस कर गया। न बॉलिंग चली, न बैटिंग ने साथ दिया। T20 वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान को रिवायती हरीफ भारत ने पिछाड़ के रख दिया। भारत के खिलाफ शिकस्त की रिवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारतीय बॉलर्स के सामने ढेर हो गई। साहबजादा फरहान खाता खोले बिना पवेलियन लौटे तो सिफर पर पहली विकेट देते हुए इनिंग का आगाज करने वाली बैटिंग लाइन भारत के लिए पानी का बुलबुला साबित हुई। 176 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन पहले ही ओवर में ऐसी लड़खड़ाई कि फिर संभल ना पाई। ना बाबर का बल्ला चला, ना कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर टिक पाए। उस्मान खान के 44 रन से सहारा तो दिया, लेकिन मैच हाथ से निकलता चला गया और मजमूई तौर पर पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ 18 ओवर्स में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। नाज़रीन, एक बार फिर भारत से शिकस्त खाने के बाद ग्रीन शर्ट्स की नाकिस कारकर्दगी पर कई सवालात उठ गए हैं। जिस पिच पर भारतीय फास्ट बॉलर कामयाब रहे, शाहीन आफरीदी क्यों नाकाम दिखाई दिए। कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ओवर में विकेट लेकर एक अच्छा स्टार्ट तो दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारी बॉलिंग भारतीय बैटर्स के सामने पहले 10 ओवर के दौरान मुकम्मल नाकाम क्यों रही। और फिर हमारी बैटिंग लाइन एक बार फिर हदफ के ताक़ुब में बुरी तरह से नाकाम हुई। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब भी, और कोलंबो से हम कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फिर इस्लामाबाद से अंबरीन अली हैं, लाहौर से वकार कुरैशी हैं। सबसे जो अवामी जज्बात हैं उनका भी अंदाजा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोलंबो चलते हैं। स्टेडियम में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख। जुल्करनैन, बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान आज एक अच्छा मुकाबला करेगा। वो कहते हैं कि न तुम बदले न हम बदले। पाकिस्तान ने तो अपनी रिवायत आईसीसी के इवेंट और स्पेशली वर्ल्ड कप में बरकरार रखी, लेकिन क्या यह उम्मीद थी कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हारेगा कि सिर्फ T20 में ही 18 ओवर्स खेल पाएं और 61 रन के बड़े मार्जिन से हार जाएं? देखिए, आज के मैच के अंदर हार तो कॉमन है कि हम हारते आ रहे हैं, लेकिन कुछ डिसीजन में हमें यूं लग रहा है कि यहाँ पर हम प्रेस बॉक्स में भी डिस्कस कर रहे थे, हमें उनकी वजह समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान टीम कभी भी चेज करने में अच्छी नहीं है। फिर कोलंबो के स्टेडियम में आप पिछले मैचेस पर रिकॉर्ड निकाल दें, चेज आसान नहीं होता। तो और फिर पाकिस्तान के पास जो कहे ना एक इसकी हैबिट भी है कि वो चेज नहीं कर सके। फिर टॉस जीत कर फील्ड करने का फैसला ये समझ से बाहर आया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को इन कंडीशन के अंदर खिलाने की बात समझ नहीं आई। और फिर आप ये देखें ना कि आप कह रहे थे कि हम जो है बॉलिंग में तो चले, आपने फिर भी कंट्रोल कर लिया, एक डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं, जैसे उस्मान तारिक के बारे में अगर आपको वो तुरंत पता था 11वें ओवर तक क्यों नहीं चला। तो ऐसे कई सवाल हैं जो मेरी भी ख्वाहिश होगी, आपकी भी ख्वाहिश होगी मुदस्सिर साहब, मैं इनसे पूछूं, कप्तान से पूछूं, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा इस कोलंबो के अंदर हारने का अफसोस है वो ये है कि मेरे पास भी साउंड बाइट मौजूद है। आज के स्टेडियम के अंदर जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला क्राउड था, उसका बड़ा सा श्रीलंकन कोलंबो से था और वो प्रेमदासा के इर्द गिर्द के थे। मतलब मैंने अगर 10 लोगों से बात की है ना, तो मुझे यूं लगा कि ये पाकिस्तानी होंगे, लेकिन वो जब इंग्लिश या थोड़ी टूटी फूटी उर्दू बोलते थे तो वो पता चलता था श्रीलंकन है, और फिर वो बताते थे। वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए, और शायकीन के डिसहार्ट होना वो जो एक समझ आता है। और अब तो आदत सी हो गई है, वो वाला कहा जो जुमला है वो पक्का हो गया। और आप यकीन करें, एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया जो आप हार जरूर जाए। आज पूरे मैच के अंदर एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि हम लीड कर रहे हो, हमें ये लगता हो कि पाकिस्तान टीम ने इन 4 ओवर के अंदर कम से कम जो है वो अपनी धाक बिठाई रखी है। अगर पहले ओवर के अंदर विकेट लिए तो फिर अगले ओवर में शाहीन शाह को मार पड़ दी। तो इस मैच को हारने के बाद कमेंट तो मतलब है कि क्या आप कहेंगे इनको। सिर्फ यही बात है कि फिर आपका और इंडिया का बहुत बड़ा फर्क है, जो वाकई अभी क्रिकेट सेंस में उस गैप को, फर्क को खत्म करना शायद हमारे लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो पूरी तरह प्रेशर में जो हमें नजर आया कि शायद पहला ओवर हमारे लिए था, लेकिन बाकी 19 ओवर बहुत हद तक हम समझते हैं कि इंडिया ने अपने आप को कम बैक भी किया, जब उनकी बैक टू बैक विकेट्स भी निकली उसके बावजूद भी। लेकिन शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस मैच का इंतज़ार कर रहे थे जब फैसला हो गया। तो अब उसके बाद फिर क्या सिचुएशन हुई है, चलें इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से शुरू कर लेते हैं।
आप साथ रहिएगा जुल्करनैन, आपसे मजीद मैच के हवाले से, टीम के हवाले से बात करते हैं। अमरीन, इस्लामाबाद के लोग बड़ी स्क्रीन पर मैच का आज एहतमाम कर रहे थे। अच्छा एक इतवार दिन भर गुजरा, लेकिन सरे शाम ही पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सा वक्त था। कहते हैं इस्लामाबाद के लोग कि जो आज हुआ है मैच में, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को देखकर मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद ही रो लूँ, क्योंकि इतनी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। इतना तैयार होकर आए थे शायकीन, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। सिर्फ यहाँ पर नहीं, इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मकामात पर बड़ी स्क्रीन का जो इंतज़ाम था वो किया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ शायकीन क्रिकेट इस बड़े टाकरे को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और चेयरमैन पीसीबी को सराह रहे थे कि जिन्होंने इतनी काविशों के बाद जो पॉलिटिक्स थी और तमाम चीज़ों को साइड पर रखे, एक बिल आखिर ये टाकरा हुआ। लेकिन हुआ क्या? एट दी एंड वही हुआ जिसका डर था। हारना था, लेकिन शायकीन क्रिकेट भी यही कह रहे हैं कि अगर हारना था तो थोड़ा सा खेल के हार जाते। इतना बुरा तरीके से हारना तो जाहिर सी बात है शायकीन क्रिकेट की आंखों में आंसू ही हैं। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कहते हैं मैडम बस कर जाएं, अभी भी कुछ रह गया क्या बोलने को? क्योंकि जिस वक्त हमने मैच स्टार्ट किया था तो मैच का जो मोमेंटम था वो कुछ और ही था। हम लोग ऐसा फील कर रहे थे और यहाँ पर जो हूटिंग हो रही थी, इवन बैंड बाजे वाले यहाँ पर मौजूद थे। एक एक बॉल पर हमारी जो है वो बैंड बाजे वालों ने जमकर बैंड बजाए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फिर इंडिया ने पाकिस्तानी टीम की बैंड बजाई है, वो मंजर दीदनी था। लोगों की आंखों में आंसू थे लिटरली, और लोग यहाँ से फिर एक एक करके घर वापस लौटना शुरू हो गए। जिस तरह से आगा जी ने पहले ओवर में खिलाड़ी को आउट किया है तो वो मंजर भी दीदनी था। तब भी जो है वो ढोल की थाप पर लोगों ने यहाँ पर बाकायदा भंगड़े डाले। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइन कोलैप्स हुई है, शायकीन क्रिकेट ने तो यही कहा है मुझे कि आइंदा के बाद हमने जो है वो देखने ही नहीं आना पाकिस्तान का मैच, क्योंकि इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के जो है वो सूरत हाल ये होती है कि हमने नहीं देखना होता, लेकिन फिर आ जाते हैं। और अब हमें ये उम्मीद है कि सुपर 8 के बाद फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए जब क्वालिफाई करेगा तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का कहीं ना कहीं मैच होगा। फिर पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और कोलंबो, जहां पर फिर एक बार फिर उम्मीद के साथ आएंगे। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौरी जो हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ होती है हारना और एक होता है बुरी तरह से हारना। तो हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान आज बहुत ही बुरी तरह से हारा है। बहुत बुरी तरह से हारने के बाद लाहौरी क्या कहते हैं वकार, कि जो आज सोचा था वो हो नहीं पाया। देखें जी, लाहौरी जो हैं ये जिंदा दिल जाने माने जाती हैं, लेकिन अगर आज के मैच की बात की जाए तो लिटरली मैंने छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू देखे हैं। मैंने उन लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं जिन्होंने साल क्रिकेट देखना बंद कर दी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए वो मैच देख रहे थे कि आज इस उम्मीद के साथ मैच देखेंगे कि आज पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। लेकिन रिवायत बरकरार रखी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। ख़ास तौर पर शायकीन क्रिकेट का गुस्सा, उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं। शादाब खान को किस बेस पर वापस टीम में रखा गया है? इब्रार अहमद की बॉलिंग आप देख लें, किस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम ने बहुत अच्छे अंदाज में बैटिंग की है। शुरू में उनकी विकेट गिरी है, अभिषेक को आउट किया, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से उनके बैट्समैन ने, अकेले बैट्समैन ने 77 स्कोर बनाया और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर 6 पाकिस्तान के बल्लेबाज उतना स्कोर नहीं कर पाए। तो इस पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं, आप जानते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर बड़े खुले दिल से वेलकम भी करते हैं और हर फेस्टिवल को अच्छे अंदाज में इंजॉय भी करते हैं। रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर खाने का भी एहतमाम किया गया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की जा रही थी, खाना सामने पड़ा, ठंडा है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे इस उम्मीद पर कि शायद बाबर आजम का बल्ला चल जाए, शायद साइम अयूब लंबे लंबे छक्के मारे, साहबजादा फरहान अच्छे रन्स उगल ले उनका बल्ला, लेकिन होता है ऐसे ही आया माजी की तरह। हम देखते हैं आज भी कि किस तरह से ये के बाद दीगरे विकेट्स गिरती गई। और मुझे तो ऐसा लग रहा है शायकीन क्रिकेट का भी ये कहना है कि इन्हें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है बड़े इवेंट में, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर वर्ल्ड कप हो, तो पाकिस्तान इंडिया से वन साइडेड मैच हार जाता है। तो इसके ऊपर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो खासे मायूस और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ये कसम खा के गए हैं कि आज के बाद हम पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही फिर पाकिस्तान 1-2 मैचेस जीतेगा तो उसके बाद दोबारा वो पाकिस्तान का मैच देखेंगे। बस ये है कि हम जो कह रहे हैं ना तुम बदले ना हम बदले, बस मामला ये है। लेकिन जुल्करनैन, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जुल्करनैन,
कुछ बात कर रहे हैं आप, आपकी आवाज। सुन पा रहे हैं? जी जी जुल्करनैन, मुझे अगर आप आज की मैच में बात करें ना, तो अभिषेक का तो प्लान ए मौजूद था, लेकिन ईशान किशन का प्लान बी मौजूद नहीं था। और फिर आप देखिए, अगर आपने हार्दिक पांड्या का प्लान ए रखा हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हमने 200 नहीं होने दिया, क्योंकि आज एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम तारीख में सबसे ज्यादा बार 48वीं बार जो है 200 का हिस्सा क्रॉस करेगी। लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तो आपको एक दूसरी साइड भी देखनी चाहिए कि हमारी बैटिंग कहाँ पर खड़ी है, और हमारी बैटिंग के अंदर हम मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा, फिर ये लगता है कि शायद हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं। नहीं, आज तो आप नाम भी ले सकते हैं। देखिए, आज आप नाम भी ले, आप किसका नाम नहीं लेंगे? नहीं, आप साइम को बहुत अच्छी बॉल पड़ी, वो आउट हो गया, लेकिन साइम के जिस बॉल पे छक्का था, वो बॉल जिस तरह से उसने खेला है वो भी कोई शॉट नहीं था, और उसकी अगली ही बॉल पे वो आउट हुए। फरहान को शॉर्ट पिच उन्होंने स्टार्ट में दिया। सलमान अली आगा कप्तान होते हुए जिस तरह से क्रॉस खेलते हुए आउट हुए हैं, वो सबके सामने था कि ये क्या है। बाबर आजम, फिर वही बाबर आजम की जो बैटिंग थी, वो उस पर तो सवालिया निशान है ही। तो ये चारों के चारों टॉप बैटर्स जो हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क कि ये क्या खेल रहे थे। मैं आपको बताऊं, यही चीज कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सलमान अली आगा से सवाल हुए, तो उन्होंने कहा कि जी जो टॉप 4 बैटर है, टॉप 4 पोजीशन है, यानी दोनों ओपनर 1 डाउन और 2 डाउन, इसको तो आप सोचिएगा ना हम छेड़े। तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल पत्थर पर लकीर कह दी। अब सवाल ये पैदा होता है, आप कंपैरिजन करें जरा, एक साइड पर इंडियन बैटिंग लाइन को रखें और दूसरी साइड पर आप पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को रखें। हम में जो सबसे ज्यादा अगर स्ट्राइक रेट है साइम अयूब का या साहबजादा का, वो 135 से 45 तक है। आप अभिषेक का स्ट्राइक रेट देखें 193 है, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा है। आप अगर फिर आप डाउन ऑर्डर आते हैं तो एक फहीम अशरफ आपका कहीं ना कहीं कंपैरिजन में नजर आता है, लेकिन आप उसको रिंकू शर्मा से कंपेयर करेंगे, आप दुबे से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे? तो कंपैरिजन ऑफ द 11 जो है वो आपकी समझ में नहीं आती। और फिर जो फादर इन लॉ साइंस है पाकिस्तानी टीम में, जो दूसरों का किरदार है, जो दूसरों में टकरे हुए हैं। अब आज की बॉलिंग के अंदर शदाब को देखें, शदाब ने क्या किया है, शदाब ने एक ओवर किस तरह किया, और वो बैटर है या बॉलर है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। वो तो एक हमने जो है ना, वो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की हुई है कि जनाब हमारे सारे ऑलराउंडर्स हैं, और ऑलराउंडर्स के साथ हम गए, और जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे उन्होंने क्या किया, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। हम बात करते हैं अमरीन, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल से मैं आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। वकार साथ रहिएगा। क्या कहा जाए आज के मैच को लेकर कि इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए? वो हालत है इस वक्त, ना कोई लफ्ज़ है, जज्बात हैं पाकिस्तानी अवाम के, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दिन भर, इतवार का दिन और 15 फरवरी, सोचा कि पाकिस्तान आज एक बहुत अच्छा मुकाबला करेगा, अच्छा खेलेगा। हार जीत यकीनी तौर पर खेल का हिस्सा होती है, लेकिन पाकिस्तान चारों शोबों में जिस तरह हमने देखा, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, बुरी तरह से फ्लॉप रहा। लग रहा था कि टॉस जीतकर अंडर प्रेशर पूरी की पूरी टीम खेलना शुरू हो गई है, पहले ओवर के बाद से लेकर बाकी 19 ओवर, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया तो सारे का सारा प्रेशर पाकिस्तान पर यह था कि हम शायद 175 रन करना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं। वहाँ दिन भर बदियुज़्ज़मा हमारे नुमाइंदे मुसलसल रिपोर्ट कर रहे थे। कराची के अवाम आज खुश थे कि मैच हो रहा है और मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, लेकिन जैसे मैच आगे आगे बढ़ता गया है, लोगों में मायूसी भी फैलती गई। बदी, बताइएगा कि कराची मैच हारने के बाद क्या जज्बात अवाम के रहे? जो आपने माहौल की बात की, आपने खामोशी की बात की, तो जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो खिलाड़ी जो थे वो ड्रेसिंग रूम को जाते रहे, और शायकीन क्रिकेट जो है वो उठ के अपने घरों को जाते रहे, क्योंकि वो मायूस थे। एक तो जब पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की, 175 रन का जब टारगेट था, तो जब हमने लोगों से बात की तो लोग उस वक्त भी पुरुमीद थे कि पाकिस्तान टीम जीतेगी जितना भी बड़ा टारगेट हो। लेकिन आपने खुद देखा कि पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल हमें जीत की नजर ही नहीं आ रही थी। जब दोनों ओपनर मैदान में दाखिल हुए और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की आपके सामने है। एक हमारा फास्ट बॉलर है जो 2 ओवर में 30 रन देता है, और एक उनके जो दोनों फास्ट बॉलर थे उन्होंने शुरू में ही कमर तोड़ दी, आगे 4 विकेटें ले ली, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है संभल ना सकी। असल में जो पाकिस्तान और भारत की टीम में फर्क था वो ईशान किशन का था। जिस तरीके से ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा के
आउट होने के बाद बैटिंग की, और जिस तरीके से वो बैटिंग की वो यकीनी तौर पर उन्होंने बता दिया कि T20 क्रिकेट इसे कहते हैं। वो 190 के स्ट्राइक रेट से खेले, और ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ईशान किशन का जो स्ट्राइक रेट है 223 रन का है। तो हमारे तो बल्लेबाज जो थे 110, 111, 130, 135 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका बल्ला चल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इनसे कुछ खेला ही नहीं जा रहा। बॉलिंग की शुरुआत हुई, बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ। अभिषेक शर्मा जिनसे बड़ी उम्मीदें थी भारत को, वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर एक बार फिर जो है वो अपनी पुरानी रविश में आ गए कि एक विकेट लेने के बाद जो है उन्होंने कुछ इस तरह की बॉलिंग नहीं की। फिर जब उस्मान आए तो उस्मान ने थोड़ा बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आखिर में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से शिवन डोबे ने बैटिंग की और शाहीन अफरीदी के ओवर में उन्होंने छक्के चौके लगाया, तो उसके बाद जो है 175 रन का टारगेट एक ऐसा टारगेट था, और इंडिया के पास 4 बेहतरीन स्पिनर थे, और उसके बाद 2 जो उनके पास बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, तो उनके सामने पाकिस्तान टीम संभल न सकी। ये रोशनियों का शहर है कराची, और रोशनियों के शहर में हर तरफ रोशनी थी, सड़कों पर स्क्रीनें थी। यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मकामात ऐसे थे जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें थी। शायकीन क्रिकेट तैयार होकर आए, अपने संडे को फंडे बनाने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर लेकिन बदी रोशनियों के शहर में दिन भर रोशनी रही है, लोगों के चेहरे भी रोशन थे, आंखें भी रोशन थी कि आज एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपके पीछे जो हम दिन भर रश देखते रहे हैं, लोग आपके साथ आके बात करते रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, अब वहां सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है और मायूसी है लोगों में, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग जाते रहे हैं। लोगों के जाने की फिर भी शायद स्पीड स्लो थी अपने घरों को। पाकिस्तानी टीम की पवेलियन वापस लौटने की स्पीड जो थी वो शायद बड़ी शानदार थी और उसको क्रेडिट जाता है। अच्छा, जुल्करनैन कोलंबो में मौजूद है, मैं बदी आपके पास आता हूं वापस। जुल्करनैन, टॉप 4 ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में चला जाएगा। अब टॉप 8 में तो बहरहाल पाकिस्तान खेलेगा, सुपर 8 जिसे हम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस, टीम की बैटिंग, बॉलिंग, ये टॉप 4 वाली लग नहीं रही। आगे तो जो सुपर 8 है वो खासा एक मुश्किल मरहला होता है। देखिए, कई चीजें जो है वो इस आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतर है। मतलब पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट ऐसे थे जिसमें हम जब इंडिया के साथ मैच खेलते थे तो उससे पहले हमने अपने ग्रुप स्टेज के, मतलब अब तो याद होगा 2024 के वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हारे हुए थे, या पीछे आप देखिए तो पहले ग्रुप स्टेज से हम बाहर हो जाते थे। अब पहले 2 मैच जीतकर अब की बार भी यूएस से आप मर के आखिर में जीते हैं, नेदरलैंड से आप आखिर में जाके जीते हैं, वो भी टेल एंडर्स के और ऑलराउंडर्स के जरिए। अच्छा, ये तनकीद इंडिया में भी रही है, मतलब इंडिया भी आप देखिएगा मतलब साहब उनके भी मैच T20 के फॉर्मेट के अंदर आपको एक दिन अगर क्लिक कर जाए, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने नाज़रीन को ये टीम जो है वो जा रही है उसके कुछ मनाज़िर दिखा दूं। जी जरूर। ये पाकिस्तान, ये एक ऑफिशियल जो आईसीसी के आप यहाँ से जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ ये भी मैं दिखाता रहूं। अच्छा, मैं जो सिर्फ जिसमें आप कह रहे थे कि ये टॉप 4 में जाएगी, लेकिन टॉप 4 अभी कहानी दूर की है। अभी तो आप सुपर 8 में आएंगे, फिर उसके बाद लॉकआउट में जाएंगे। हाँ, चांस है पाकिस्तान टीम का, पर इंडिया के हवाले से मैं वो कहते हैं ना कि एक शख्स जब आमिर के पास कि यार मेरी ये तंगदस्ती के हालात कब तक चलेंगे, तो उसने हाथ देख के कहा 6 महीने, तो उसने कहा उसके बाद उसके बाद तेन आदत हो जाएगी। तो अब मुझे यूं लगता है कि इनका माइंडसेट ऐसा बन गया है इंडिया के खिलाफ जो है, ना तो ये मतलब जीतने की कोई इनकी डील है या फिर क्रिकेट का गैप बहुत बड़ा है। तो चांस जरूर है पाकिस्तान टीम का। और यहाँ पर अब आप ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा मुझे ये लगता है कि जब आप मुसलसल हारते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। मतलब ऑप्टिमिस्टिक से मुराद ये है कि आप को लगता है कि कभी ना कभी तो आप जीतेंगे। तो यहाँ पर छोटे बच्चे थे या वो लोग जो बड़े जोश से आए थे, तो वो ये ख्वाहिश जरूर रखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम जो है वो और अच्छा। चले, हम तो उम्मीद करते हैं, और वो जीतो या हारो वाली जो बात है ना, हमेशा हम तो वो कहते हैं तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, वो हम साथ हैं, लेकिन आप जो है के साथ कम से कम हार जीत, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो खेल का हिस्सा है। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन हमें भी पता है कि लेकिन एक जान मार के खेलना होता है, एक मुकाबला करके खेलना होता है। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा के खेलते हैं। उनकी टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी है, कंडीशंस आपको सूट कर रही थी, मुसलसल आप इस पिच पे खेल रहे थे, बल्कि आप सेकंड होम ग्राउंड बना हुआ कोलंबो आपका, लेकिन उसके बावजूद आप अगर उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, टॉस भी जीत गए हैं, तो फिर ये सूरत हाल आपकी है।
तो क्या क्या है? बदी आप कुछ कह रहे थे कि कराची में हम जो बात करें, क्रिकेट का भी बड़ा क्रेज है, क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में, कराची के लोगों में और ज्यादा क्रिकेट का क्रेज है। तो आज की मायूसी के बाद वापस कोई उम्मीद रख रहे हैं कि वापस पाकिस्तान खेलेगा, कोई सेमीफाइनल में मुकाबला हो जाएगा? सुपर 8 के बड़ी टीमों के साथ भी पाकिस्तान के मुकाबले हैं, तो उम्मीद रखी या बस फिर अब छोड़ दी उम्मीद भी कराची वालों ने? देखिए, कराची वाले जो हैं वो यहाँ से जब मायूस लौट रहे थे, चाहे वो फैमिलीज हों चाहे वो बच्चे हों, और एक बच्ची का मैंने सॉल्व लिया, उससे मैंने बात की तो लिटरली वो रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं इतना सुबह से तैयारी करके आई थी, मैं ये चाह रही थी कि पाकिस्तान टीम हर टीम से हार जाए लेकिन भारत से ना हारे, लेकिन मायूस होके उम्मीदें तोड़ देते हैं जब ये लोग तैयार होके आते हैं, बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखते हैं, अपने घर के काम काज छोड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ने हमेशा, अभी जुल्करनैन भाई बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि 14 मरतबा हम आईसीसी के इवेंट में हम भारत से हारे, 3 मरतबा एशिया कप में हारे, और इंडिया की अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट लॉस जीती, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप विदाउट लॉस जीता, फिर वो वनडे कप के फाइनल में एक मैच हारने के बाद जो है वो आउट हुए। लेकिन हम जो है मुसलसल हार रहे हैं। तो सर ये क्या है, सिलेक्शन कमेटी पर बातें उठ रही हैं। यहाँ पर कितने लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा ये टीम की सिलेक्शन ही कुछ नहीं है, हमारे पास तो बल्लेबाज ही नहीं है। वही घूम फिर के हम पुराने बल्लेबाजों को जो है वो वापस लेके आ जाते हैं और हमेशा वही मायूस करते हैं। हम जो है वो फाइनल में इंडिया को हराएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तरह। चले, हम उम्मीद ही बांध रही है ना, तो इस पे बांध लेते हैं। वकार, क्विकली, लाहौर वाले अब अगले मैचेस को देखने की उम्मीद रखते हैं या बस आज दिल टूट गए? अभी कुछ देर पहले ब्रेक जब आपने ली तो एक शख्स से मेरी बात हुई, उसने बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला। उसने कहा ये मेरा जुमला आपने टीम तक पहुंचाना है कि मोहल्ला 11 इज बेटर देन पाकिस्तान 11। तो यहाँ तक बात आ चुकी है कि मोहल्ले के जो खिलाड़ी हैं शायद वो अच्छा खेल लेंगे। अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से प्रेशराइज रहता है। आप देख लेकिन पाकिस्तान ने बुरा खेला है, इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन मैं भी ये बात करता हूँ कि हमें में आप अपनी जान लगाएं, उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो उस कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका। जुल्करनैन कोलंबो से थे, बदी उज़्ज़मा कराची, और वकार आप हमें लाहौर के लोगों के जज्बात से आगाह कर देते। मुल्क की सियासत इस वक्त अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई में 85% कमी की इत्तलात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में हलचल मचा दी है। ऑपोजिशन जमातें इसे एक संगीन इंसानी और कानूनी मसला करार देते हुए पार्लियामेंट हाउस में सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करके मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराए जाने का फैसला कर लिया गया है, और इस हवाले से 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। लेकिन आज बानी पीटीआई का जेल में ही तिब्बी मुआयना किया गया। नाज़रीन, बहस सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, यह आईन, इंसानी हुकूक और जेल कवानीन का इम्तहान भी बन चुकी है। जेल कवानीन की बात की जाए तो जेल एक्ट 1978 के तहत पाकिस्तान में कैदियों के लिए 3 दर्जे मुख्तस हैं, जिन्हें ए, बी और सी कहा जाता है। ए और बी कैटेगरी को खुसूसी क्लास भी कहा जाता है। खुसूसी क्लास ग्रेड 16 या इससे ऊपर के किसी भी अफसर, कमीशन ऑफिसर या रुकने पार्लियामेंट को दी जा सकती है। ऐसे आम शहरी जो सालाना 6 लाख रुपए से जायद का टैक्स देते हों, वो भी खुसूसी क्लास हासिल कर सकते हैं। ए कैटेगरी में आने वाले कैदियों को टीवी, फ्रिज और वाटर कूलर की सहूलत मैसर होगी, जबकि कामकाज के लिए 2 मुशक्कती भी दिए जाएंगे। ए क्लास का कैदी हर 15 रोज बाद अपनी पसंद का खाना घर या बाहर से मंगवा सकता है। ए और बी क्लास के कैदी अपनी मर्जी के कपड़े भी पहन सकते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशन और खुसूसी खुराक अदालत, मेडिकल बोर्ड या हुकूमती अहकामात पर कैदी को फराहम की जा सकती है। बी क्लास कैदियों को बैरकों से मुल्हिक अलहदा कमरा दिया जाता है, जिसके आगे छोटा सा अहाता भी होता है। इसके अलावा कमरे में टीवी, अलहदा वॉशरूम, अखबार और एक मुशक्कती दिया जाता है। नाश्ता, दोपहर और रात का खाना फराहम किया जाता है। जेल मैनुअल के मुताबिक किसी जगह को सब जेल का दर्जा देकर मुल्जिम या मुजरिम को रखना स्पेशल क्लास में आता है, और इसकी इजाजत अदालत से हासिल करना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी यानी कि कैटेगरी सी आम होती है, जहां तमाम कैदियों को एक ही जगह रखा जाता है, यानी कैदी नंबर दिया जाता है और इनके लिए कैदियों वाला लिबास भी पहना होता है। देखना यह है कि जेल मैनुअल हंगामी तिब्बी सूरत हाल में क्या वाज़ेह हिदायत देता है, और अगर बीमारी साबित हो जाए तो क्या जमानत, पैरोल या खुसूसी रिलीफ जैसे ऑप्शन ज़ेरे गौर आ सकते हैं। बानी पीटीआई के सेहत के मामले पर तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब। बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का।
सबसे सादा सा मामला है कि इस मामले में कोई भी कैदी है, अगर वो एक कैटेगरी में है तो उसके लिए तिब्बी सहूलियात के लिए जेल मैनुअल और कानून क्या कहता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, ये है कि बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया और बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया, और आपको मुबारक कि आपने इस्लामाबाद से प्रोग्राम जो है वो आगाज़ शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह आपका चैनल जो है जिस तरह आगे आपने वेल परफॉर्म किया आगे भी बेहतर जाएगा। अब ये है कि कोई भी शख्स जो है उसके दो हिस्से होते हैं अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ चार्ज लगता है। एक वो है कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होता है, और एक वो है कि जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होता है। अब दोनों सूरतों के अंदर जो आपके लॉज अप्लाई करते हैं वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई करता है, उसके बाद आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई करता है, पाकिस्तान पीनल कोड अप्लाई करता है। उसके बाद अगर वो जेल कस्टडी या जुडिशल कस्टडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ के ऊपर प्रिजन्स एक्ट जो है 1894 वो अप्लाई करता है, प्रिजन्स रूल्स अप्लाई करते हैं 1978 के, जेल मैनुअल्स अप्लाई करता है। ये एक सारी जो लीगल पोजीशन है वो सारी अप्लाई करती है। अब उसके अंदर ये है कि अगला सवाल ये है कि जिसकी तरफ पर्टिकुलर आपने इशारा किया है कि जेल के अंदर अगर कोई कैदी है, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर या उसके बाद वो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है, उसकी सेहत के मुतालिक, उसकी कंडीशंस के मुतालिक जो है वो जेल इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसका एक अंदर पूरा मेकनिज़म बना हुआ है। वो है सेक्शन 24 जो है पाकिस्तान का प्रिजन्स एक्ट 1894 का जो है, और उसके बाद सेक्शन 40 है, और उसके बाद जो जेल मैनुअल्स के रूल्स हैं 531 से लेके 540 वो उनको एड्रेस करते हैं। फर्स्ट उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जेल के अंदर है तो जेल के अंदर एक हॉस्पिटल भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, और जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने इशारा किया है उसके अंदर चूँकि जिस शख्स को आपने एंटरटेन इस वक्त किया हुआ है जेल के अंदर, आपने उसे एक स्पेशल स्टेटस है उसको आपने बी क्लास दी हुई है। बी या सी दो ही क्लासेज है, एक क्लास है नहीं है, बी या सी क्लास होती है। अब उसके अंदर ये है कि आपका डॉक्टर 3 दफ़ा चेकअप करता है, उसके बाद आपके फूड का, यानी कि एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर आती हैं। अब ये है कि अगर वो कैदी, आम कैदी या वो कैदी, अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसको फिर ये है कि अगर वहाँ पे उस बैरक के अंदर ना किया जाए तो उसको फिर आप हॉस्पिटल जो जेल के अंदर है वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, और अगर वहाँ के ऊपर उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है तो फिर आप उसको जो है वो शिफ्ट कर देते हैं बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और दोनों जगह जो है वो आपकी कॉन्फ्रेंस एक मेडिकल बोर्ड की होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि क्या इस शख्स का इलाज जेल के अंदर मुमकिन है या इस शख्स का इलाज जेल के बाहर मुमकिन है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि अगर ट्रीटमेंट हो रही है तो दो चीज़ें, अगर वो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है तो उसके अंदर ये है कि वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है 426 जिस तरह इस केस के अंदर भी आई है वो दे सकता है। ये उसकी होती है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है कि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है और मैं लंबे अरसे के लिए उस ट्रीटमेंट के अंदर रह सकता हूँ। अगर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो वो आपकी 497 की बेल के लिए अप्लाई कर सकता है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है। अगर देखा जाए जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर एक और चीज़ जो आई है इमरान खान वाली, वो है आपकी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है जो 12 अक्टूबर का आया। उन्होंने एक फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट नॉमिनेट किया, उसने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने 6 रिकमेंडेशंस दी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी 85% जो है उनका जो आंख का मसला है उसके अंदर बिनाई जो है वो इफ़ेक्ट हुई है, और उन्होंने उसके अंदर बच्चों की मुलाकात का भी कहा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी कहा कि उनकी और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं 27वीं तरमीम के होते हुए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर किया है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया है या पॉलिटिकल टेम्परेचर को टोन डाउन करने के लिए, और एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो ऑर्डर किया है वो भी आपकी अटॉर्नी जनरल की कॉन्फ्रेंस के अंदर आया है, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस नहीं है। अब उसकी 2 कंप्लाइंसेज आपके सामने आ चुकी हैं। एक आ चुकी है कि बच्चों से मुलाकात फ़ोन पे हो चुकी है, दूसरा उसके अंदर ये आया है कि उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड की है, और वो मेडिकल बोर्ड जो है और उसके अंदर 12 कोई ऑर्डर आया था, 16 तक इन्होंने सारी रिपोर्ट जमा करवानी थी। तो अब ये है कि चूंकि ये बात तय हो गई है कि अगर उन्हें टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के लिए भी 12, 14, 15 दिन पहले जो था निम्स में लाया गया था, तो इसका मतलब ये है कि जेल के अंदर उस लेवल का जो आपका ऑप्टोमोलॉजी से कहते हैं वो नहीं। तो 100% ये है मुदस्सिर कि वो जेल से बाहर आएंगे, और वो जब बाहर आएंगे और उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट मेरा शफा ट्रस्ट पे या अभी आज हो जाएगा या सुबह चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो एक रिपोर्ट जमा हो जाएगी।
लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं तो मेरिट की बुनियाद पे देखा जाए तो उनका केस जो है, जो सस्पेंशन का होता है, वो तो आपकी ये शॉर्ट सेंटेंस होती है या आपका प्रजम्पशंस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं होते, तो वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे जाया जाएगा, तो अगर मेडिकल ग्राउंड्स को अदालत के हुक्म के बगैर अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो शायद इनकी वो प्ली जो है कि बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे शायद उस पर डिले हो जाए, या गवर्नमेंट के पास भी एक पार है जो सेक्शन 401 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है कि गवर्नमेंट भी जो है बगैर किसी दरखास्त के जो है किसी शख्स की अगर सजा जो है हुई है और उसकी हालत ठीक नहीं है तो उसको सस्पेंड करके उसको टेम्परेरी ये रिलीज तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब जमानत हो सकती है खान साहब? बिल्कुल हो सकती है मेडिकल ग्राउंड्स पे। और दूसरा ये मुझे बताइएगा कि इस साथ इसके फैमिली किसे कहते हैं इस सारे मामले में? उनके बच्चे और उनकी बेगम या उनकी बहन भाई, वो भी फैमिली की कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि फैमिली वाला बहुत ज्यादा बात हो रही है। देखिए, जो इमीडिएट आपके मेंबर्स होते हैं वो हैं कि जो आपके डिपेंडेंट्स जो हैं, असल फैमिली को आप समझ लें लीगल टर्म्स के अंदर असल आपकी फैमिली जो है जो आपके डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स जो हैं वो आपकी बीवी भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा बीवी डिपेंडेंट भी नहीं होती, बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और बाज़ दफ़ा नहीं होते। जिस तरह मियाँ साहब के केस के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा जी कि हमारे बच्चे तो जो हैं वो हमारे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो डिपेंडेंट वाला जो है, हाँ, जो आपके बहनें हैं या आपके भाई है, वो आपका ब्रॉड उस फैमिली टर्म्स के तो अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप उसको लीगल टर्म्स के अंदर नैरो डाउन करें तो उस शख्स के जितने इमीडिएट डिपेंडेंट्स हैं वो उसकी फैमिली के अंदर आएंगे और उनका ज़्यादा प्रिविलेज। आप ये कह सकते हैं कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर और हाई कोर्ट में जो उनकी दरख्वास्त है जमानत भी हो सकती है, मेडिकल बोर्ड सिफारिश करे तो हॉस्पिटल भी इलाज के लिए मुंतकिल हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं? नहीं, तीनों ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जब मेडिकल बोर्ड एक रिकमेंड करता है तो गवर्नमेंट जो है उनको शिफ्ट कर देती है, और शिफ्ट करते हुए जो है कि अगर उसके अंदर लंबा अरसा रहता है तो गवर्नमेंट उनकी सज़ा को 401 CRPC के अंदर, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, वो भी सस्पेंड कर सकती है। अदालत के अंदर जो है कि अदालत जो है वो परमानेंट सस्पेंशन भी कर सकती है और उसके बाद टाइम बाउंडेड भी कर सकती है कि हम 3 माह के लिए सज़ा कर दें। लेकिन चूंकि इस केस के अंदर जो यूनिक चीज़ आई है वो आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 ये जो फरवरी का ऑर्डर है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस आई है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है अब मेरा ख्याल ये है कि ये शिफ्टिंग जो है वो बेल के बगैर भी होगी और वैसे भी आपके जेल मैनुअल के अंदर बेल के बगैर की जा सकती है। और अगर ये लंबा अरसा के अंदर आता है, मतलब 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि जी चले आपने ट्रीट कर दिया, बट मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती जेल के अंदर कि जिसके अंदर आप ये कहें कि दोबारा आप उस जगह भेजें, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक आपके पास ऑप्शन है कि क्या लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को हॉस्पिटल में रहना चाहिए, तो वो वैसे भी सूटेबल नहीं है। फिर क्या है कि फिर आप उनको जो है वो जेल के अंदर कर देते हैं, और अगर घर के अंदर कर देते हैं और अगर घर के अंदर चले जाते हैं तो गवर्नमेंट पेरोल भी कर सकती है, जिस तरह आपने देखा है। और तीसरा इसके अंदर ऑप्शन एक और भी है, वो ये है कि अगर यहाँ के डॉक्टर ये समझते हैं कि उनका ट्रीटमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर उस लेवल का नहीं है, तो अगर वो ये रिकमेंड करते हैं कि जी बाहर के मुल्क किसी के अंदर इनका होना ज़रूरी है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर के लिए, और फिर वही पैटर्न आएगा जो आपको नज़र आया था मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर। उस वक्त फिर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट के पास ये मामला जाएगा कि कन्विक्टेड शख्स जो है उसको मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया है, उसका इलाज पाकिस्तान के अंदर हो नहीं सकता और उसको आपने बाहर भिजवाना है, तो फेडरल कैबिनेट जो है जो आर्टिकल 90 के नीचे या मीटिंग करके उसका फैसला कर लेगी या थ्रू सर्कुलेशन कर लेगी। तो मल्टीपल ऑप्शन जो है वो इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट के लिए भी है, कोर्ट के लिए भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स के लिए भी है, और जेल तो कानूनी रास्ते बहुत से हैं जिसमें चीजें अगले आने वाले दिनों में फैसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद थे। इतना यह है कि हुकूमत अब क्या फैसला करती है और जो अदालत में मामला है अदालत से क्या ऑर्डर आता है, लेकिन आज के दिन बहरहाल मेडिकल बोर्ड के हवाले से बहरहाल अहम है कि उनकी रिकमेंडेशन क्या होती है, उसमें नहीं करना चाहिए। ये एक प्योर एक पेशेंट्स का और उनका एक जेन्युइन इशू है जो रिपोर्ट की सूरत के अंदर आया है। इसको जितना पॉलिटिसाइज करेंगे उतना खराब होगा। और ये कहना कि जो उनकी मेरिट्स के ऊपर हाई कोर्ट सुने, मेरा ख्याल ये है कि ये फिर एक पॉलिटिक्स है। बुनियादी तौर पर यह है कि उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। मेडिकल बोर्ड है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 या 14 इसकी इजाजत देता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ इस चीज को उस पराये में देखा जाए, उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं फिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।